हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एडी परिवार पर। मैं रोहित एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, रूबरू हुआ आपके बीच। सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में आए और आप सभी का स्वागत है। भाई इस सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस हमारे पहले सेशन में यानी कि सीटेट जो हमारा इस बार होने वाला है दिसंबर और जनवरी में जिसका पेपर है, उसके लिए पहला सेशन हम लेकर आपके बीच आ चुके हैं हिंदी का। सभी का भाई स्वागत है। बहुत सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन में और देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। भाई सभी का एक बार नाम ले लेते हैं और आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं। चलिए भाई स्वागत है सभी का। भाई तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है यूट्यूब पर। बाकी एप्लीकेशन पर तो क्लास हमारी चलती ही रहती है। देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। अजूबा जी जुड़ चुकी हैं, अजूबा जुड़ चुकी हैं, मेवालाल, नीरज, अर्चना, सुधा, मधु, स्नेहा, किरण, मिशन प्राइमरी टीचर, बहुत शानदार, पुष्पराज स्वागत है भाई। सभी कुशवाहा, गुंजन, गणेश, अनु, रानू, रूपा, पंकज, अर्चना, प्रिया, रिंकू, स्वाति, रीतू, एमडी जुड़ चुके हैं, प्रियंका जुड़ चुकी हैं, प्रिया, नीरज, सबनम खातून, स्वाति। सर मेरा सीटेट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है स्वाति, बधाई हो आपको भाई, कंग्रेचुलेशंस, आपका सीटेट क्लियर हुआ। पीएस यादव, राजीव, रीतू, हसीन साहू, अर्चना कुमारी, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं मैं रोहित, एक बार फिर से अपना पुराना सेशन हिंदी का सेशन लेकर, जो आप हमारे साथ पिछले सीटेट अगस्त में जो हुआ था उसमें आप लोग पढ़ते थे और उस सेशन में आप लोग हमारे साथ हिंदी पर चर्चा करते थे जो आपका कंटेंट का था। फिर आज के आपके बीच में रूबरू हो चुका हूं। सालू वर्मा स्वागत है, शर्वम राम डांसर जी भाई स्वागत है आप सभी का, अर्चना कुमारी। चलिए आपका सीटेट पहली बार है, कोई डरने की बात नहीं है, आप एडी परिवार पर आ चुके हैं तो पहली बार आपको सीटेट ऐसा लगेगा कि इससे पहले आप भी दे चुके हैं और आपका कॉन्फिडेंस अपर लेवल पर चला जाएगा और बहुत शानदार तरीके से आप चीज़ों को करके एग्जाम में आएंगे। एक बार सेशन को शेयर करेंगे और हम लोग आज पहला सेशन लेकर आए हैं आपके सीटेट के लिए, यानी कि सीटेट जो आपका जनवरी में एग्जाम होना है उसको टारगेट करके ये सेशन चलेगा। और इस सेशन में आप हमारे साथ 15 क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पेडागॉजी जो हिंदी की आती है वो एडी सर के जिम्मे दी गई है और एडी सर बाखूबी उसको निभाते हैं और बाखूबी आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझते भी हैं। और मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन आता है, यानी कि मैं अगर आपसे बात करूं, थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, पढ़ाने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेता हूं कि मैं आपके बीच सीटेट में किस तरीके का योगदान देने वाला हूं, आपको कितने नंबर की तैयारी कराने वाला हूं, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं भाई। आपसे 2 मिनट लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपने प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए अपने गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जिनका पहली बार है बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सभी लोग भाई बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे हमारे साथ और निश्चित रूप से आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। यूट्यूब पर क्लासेस चलती हुई मिलती हैं आपको और आप लोग उन क्लासेस में जुड़ते हैं तो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नई नई चीज़ों को सीखने को भी आपको मिलता है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे सेशन में भाई उनका तो तहे दिल से स्वागत है, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे पहले पढ़ चुके थे और जो वो लोग जुड़ रहे हैं तो उनका भी स्वागत है भाई, हृदय तल से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए सीटेट की अगर मैं बात करूं आपसे, सीटेट की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो सीटेट में आपका हिंदी का जो पेपर रहेगा, मैं हिंदी की चर्चा कर रहा हूं, 30 नंबर का रहेगा। चाहे आप प्राइमरी की बात करें चाहे आप अपर प्राइमरी की बात करें, वहां पर 30 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। यानी कि मैं अगर आपसे चर्चा कर लूं भाई, थोड़ी यहां पर चर्चा कर लेता हूं, तो चर्चा में मैं आपको बताऊं जो सीटेट में हिंदी आपकी रहेगी वह हिंदी आपकी रहेगी 30 नंबर की, और इन 30 नंबर में आपको देखने को मिलेगा 15 नंबर का क्या, पेडागॉजी वाला पोर्शन, यानी कि शिक्षण। तो 15 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वह शिक्षण के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके काहे के रहने वाले हैं, हिंदी व्याकरण यानी कि गद्य पद। तो हिंदी के व्याकरण का पोर्शन रहने वाला है यहाँ पर आपको कई सारे टॉपिक व्याकरण के आने चाहिए, तभी जाकर आप उन चीजों को कर सकते हैं। और ये हिंदी व्याकरण में आपसे पूछा जाता है गद्यांश और पद्यांश या गद्य और पद। तो जिन लोगों की पहली क्लास है मैं उनको बताना चाहता हूं, इन 15 क्वेश्चनों की तैयारी आप हमारे साथ करने वाले हैं टिल टू एग्जाम, यानी कि पेपर तक आप हमारे साथ इन क्लासेस में जुड़ेंगे और सारी चीजें करेंगे।
चलिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। पहले आप समझ लीजिए आप क्या पढ़ने वाले हैं आज हमारे साथ। तो गद्य और पद्य की तैयारी आप हमारे साथ करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और ये शिक्षण का पोर्शन है, ये आपको पढ़ाएंगे कौन? एडी सर। ये आपको पढ़ाने वाले हैं एडी सर और ये पढ़ाने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है हमारे साथ। इसमें आपके पेपर का जो प्रकृति रहती है, जो पेपर की प्रकृति रहती है इन 15 क्वेश्चनों में, तो जो गद्य का पोर्शन रहता है वह आपसे 8 से 9 प्रश्न यहां से बनते हैं और पद्य का जो पोर्शन रहता है, पद्य का पोर्शन अभी मैं बताऊंगा पद्य क्या होता है और गद्य क्या होता है, मैं सारी चीजें अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो पद्य का पोर्शन जो होता है वो यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इसके रहते हैं। यानी कि आप देखेंगे इन दोनों को मिलाकर आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की प्रकृति कैसी होती है, पेपर कैसा होता है, सारी चीजें अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं आगे चलकर। ठीक, सारी चीजें मैं आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूं। तो 6 से 7 नंबर पद्य के आते हैं और 8 से 9 नंबर गद्य के आते हैं। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं इन 15 नंबर की और ये जिम्मा किसके पास है? एडी सर के पास है। तो बाखूबी वो आपको तैयारी करा देंगे इसकी। बात करें अगर हम गद्य की, तो गद्य क्या होता है? गद्य एक तरीके की कहानी होती है। गद्य एक तरीके का क्या होता है? एक ऐसा खंड होता है जिसको कहानी रूप में आपको पूरा विस्तृत मिलता है, उसको आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद उसमें से आपको उत्तर को छांटना पड़ता है और वहां से आपको क्या करना पड़ता है? व्याकरण के प्रश्नों को भी करना पड़ता है अपनी समझ से, अपने विवेक से। अगर मैं पद्य की बात करूं तो पद्य क्या होता है? काव्य होता है या काव्यांश भी इसको कहा जाता है, काव्यांश भी कहा जाता है। यानी कि पद्य एक ऐसी शैली है, एक ऐसी विधा है जिसको हम गा सकते हैं, जिसको हम गा सकते हैं। वह क्या होती है? वह गद्य पद्य होती है, काव्यांश होता है और जिसको हम लिखकर व्यक्त करते हैं यानी कि उसको गद्य कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर कविताएं होती हैं। पद्य में कविताओं के माध्यम से उसका कुछ पार्ट आपको निकाल कर दे दिया जाता है और उस पार्ट से आप क्या करते हैं? प्रश्नों को छांटते हैं, उसका सार समझकर, उसका अर्थ समझकर यहां पर प्रश्न करते हैं। 6 से 7 यहां पर भी व्याकरण पूछी जाती है, जैसे कि अलंकार पूछ लेता है कभी कभार, संधि पूछ लेता है, समास पूछ लेता है और यहां पर विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। तो हम लोग आप इस 15 नंबर पर क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो व्याकरण के आपके टॉपिक आते हैं ना, वह आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाई जा रही है। व्याकरण एप्लीकेशन पर व्याकरण पढ़ाई जा रही है और यह है हमारा एप्लीकेशन एडी लाइव एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन पर जिन लोगों को सीटेट की तैयारी करनी है भाई, सीटेट की प्राइमरी या अपर प्राइमरी की तैयारी करनी है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम जो आज तैयारी कर रहे हैं या हम जो आज क्लास करेंगे वह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सफिशिएंट होगी। यानी कि जो मैं पढ़ाऊंगा वह आपके लेवल 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो सीटेट का बैच जो है 399 रुपए का है। चाहे आप लेवल 1 की बात करें, चाहे आप लेवल 2 की बात करें, कोई भी आपका लेवल हो, 399 रुपए में आपको सीटेट का बैच मिलने वाला है। तो आप इस एडी लाइव एप्लीकेशन पर जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ये आपको प्रारूप दिया है हमारा एप्लीकेशन, जो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का मिलेगा और जाइए आप इसको डाउनलोड करिए। वहां से आप क्या कर सकते हैं? सारे सब्जेक्टों को विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर तो हम आपके साथ प्रैक्टिस कराने के लिए मौजूद ही रहेंगे और एग्जाम तक आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल शानदार तरीके से कराई जाएगी। क्लियर मेरे भाई? चलो, तो ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप समझ चुके हैं तो हम बढ़ेंगे आगे और करेंगे क्या? आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम उसको शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम बनाते हुए चले आए हैं। हमने बहुत सारे गद्यांश पद्यांश किए। एग्जाम के टाइम पे हमने आपको ट्रिक बताई, एग्जाम के टाइम पर हमने आपको मैराथन कराई और वहां से आपको बच्चे जब पेपर देने गए, जो स्टूडेंट हमारे पेपर देने गए, और मैं ये आपसे वादा करता हूं उस क्लास में 2-2, 250, 300 बच्चों को मैंने गद्यांश और पद्यांश कराए और आज की तारीख में सभी बच्चों के गद्यांश और पद्यांश में अच्छे नंबर आए। और अगर वो जुड़े हैं हमारे साथ इस क्लास में तो बिल्कुल अभी कमेंट के माध्यम से आपको बताएंगे कि मैंने किस तरीके से उनको बेहतर समझाया था। चलिए, तो इसकी जानकारी आपको मिल गई है। अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को और कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, हम लोग बहुत शांतिपूर्वक गद्यांश को पढ़ेंगे, बहुत शांतिपूर्वक गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर उनके प्रश्नों को हम पढ़कर ही निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब जाएंगे तो हम एक रामबाण तरीका आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। कम समय में आप पूरे गद्यांश के 15 के 15 क्वेश्चन करके आएंगे पैराग्राफ के, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए आ जाइए और शुरू करते हैं। आज का पहला आपके सामने आ चुका है क्या?
गद्यांश। तो इस तरीके का आपका प्रारूप होगा, पेपर में गद्यांश दिया जाएगा और कभी ना कभी हम आपको ये प्रैक्टिस सेशन में ही आपको क्या कराने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेशन में ही हम आपको कभी ना कभी गद्यांश कराएंगे। कैसा, जैसा पेपर में आता है, ऑफलाइन पेपर में जैसा आपसे पूछा जाता है उसी तरीके का कभी ना कभी मैं आपको कराऊंगा। चलिए सर जी, वीडियो रुक रुक के चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है भाई, आप लोग अपना फोन रिफ्रेश करिएगा। और सभी का भाई स्वागत है। जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया मैं क्षमा चाहता हूं। आपका क्लास के साथ साथ आप जब आंसर करेंगे तो सारे लोगों के नाम ले लिए जाएंगे और सारे लोगों के परिचय हो जाएगी हमारी। और पहली क्लास है तो अगली क्लास में भी भाई आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। अब तो हमारा आपका मिलना प्रतिदिन बना रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आपसे सारी वार्ता करने वाले हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं सेशन की तरफ। चलिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे निर्देश को। निर्देश क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को सही सबसे उपयुक्त उत्तर देने का विकल्प चुनिएगा। यानी कि जो गद्यांश है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़कर हम उसके भाव को समझेंगे, उसके शब्दों को, ऐसे शब्दों को समझेंगे जिसका हमें अर्थ पता है, क्लिष्ट शब्द होते हैं उनको हम समझेंगे और उसके बाद उनके हम प्रश्नों का उत्तर करेंगे। क्लियर? चलो तो क्या करते हैं, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे साथ ही साथ आप लोग भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है? हम पढ़ेंगे साथ ही साथ आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे और उन शब्दों पर विशेष चर्चा करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर भाई? चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। क्या कह रहा है, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं अपने आप से अभी नहीं करा रहा, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर की करा रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप कहेंगे अरे इतना सरल गद्यांश आता है, इतना सरल पद्यांश आता है, तो मैं तो पेपर में भाई 15 के 15 कर दूंगा। देखो स्टार्ट करता हूं भाई, स्टार्ट करता हूं। क्या कह रहा है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। और इसको पढ़ने से पहले एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो सीटेट का मैं करा रहा हूं ना, ये जो आप कर रहे हैं ना सीटेट का, ये तो सीटेट में तो पूछा ही गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूपी के, उनको मैं बता दूं, आपके यहाँ वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो का री एग्जाम हुआ था, वहां पर ये आपका पैराग्राफ आया था, ये सेम टू सेम पैराग्राफ ये आपका वहां पर आया था। और एक बता दूं आपको कोइंसिडेंस, एक आपको कोइंसिडेंस बता दूं, जिस दिन मैंने इस पैराग्राफ को कराया उसके दूसरे दिन पेपर आया और उस पेपर में ये पैराग्राफ लिखा हुआ मिला। चलो तो आप भी पढ़ते रहेंगे और सारी चीजें कोइंसिडेंस सही होती चलेंगी जी। पेडागॉजी इसके बाद क्लास आपको मिलेगी, इसके बाद आपको एडी सर की क्लास मिलने वाली है पेडागॉजी की, ठीक है? चलो, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होती है। क्या होती है? निडर होती है। यानी कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी साहस भरी होनी चाहिए। हमें एक अपने अंदर एक ऐसा जीवन जीना चाहिए, इस तरीके से जीना चाहिए कि हम एक साहसी पुरुष के तरीके से जिएं, हम साहस की तरीके से जिएं। अरे जीना है तो खुल के जीना है ना मेरे भाई, हम मर मर के जिएं, हम इस तरीके से जिएं, डर डर के जिएं, तो ऐसी जिंदगी भाई किसी काम की नहीं होती। क्या है साहस की जिंदगी? क्या होती है? बिल्कुल निडर होती है। निडर का मतलब होता है जिसमें कोई डर ना हो। क्या ना हो? डर ना हो, उसको क्या कहते हैं? निडर कहते हैं। तो निडर होती है साहस की जिंदगी, बिल्कुल बेखौफ होती है भाई, बिना खौफ के। यानी कि ये उर्दू शब्द है, ये फारसी शब्द है भाई। तो यहां पर क्या है? निडर, बिना डर के। और ये क्या है? ये है बेखौफ, यानी कि बिना खौफ के, बिना किसी डर के। क्या कह रहा है? होती है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। यानी कि आपने देखा होगा आपके समाज में, आपके आसपास लोग क्या करते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप खुलकर जीना चाहते हैं, तो आसपास के लोग क्या करते हैं? ताने मारते हैं, एक दूसरे से चुगली करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं यार वो तो देखो कैसे जी रहा है, उसको इस तरीके से जिंदगी नहीं जीना चाहिए। तो वह क्या है? जब आपका क्या है, कहा भी गया है निंदक नियरे राखिए। तो आपको अपने निंदक अगर आपके सामने दिख रहे हैं, आपके आसपास आपके निंदक अगर दिखते हैं, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कि वो उनका कहना भी है, इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या कहना चाहता है लेखक? कहना चाहता है कि जो साहसी मनुष्य होते हैं ना, जो क्या होते हैं, जो साहसी मनुष्य होते हैं, उनकी पहली पहचान, उनकी क्या होती है? उनकी पहली पहचान ये होती है कि वह क्या करते हैं? दूसरों की निंदा की चिंता नहीं करते कभी भी। वह क्या करते हैं? वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अरे भाई आपकी जिंदगी क्या है, लोगों को तमाशा ही लगती है। और जो लोग तमाशा देखते हैं ना, उनको अच्छाई बुराई या आपको बताने का कोई वो नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ मजा लेनी है जिंदगी की, कि भाई आप किस तरीके से जी रहे हैं। तो आपको किस तरीके से जीना है, इसका सार देखो। हम लोग पैराग्राफ तो करेंगे ही सीटेट के मद्देनजर, सीटेट में जिस तरीके से इसके आंसर माने हैं उसको मानेंगे,
जिस तरीके से हमें समझना है हम उस तरीके से समझेंगे, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य या हमारा दायित्व क्या होना चाहिए कि हम अच्छी चीजों को ग्रहण करें। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें अच्छाई क्या है उसको भी हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, हमें उससे सीखना है, हमें अपने जीवन पर वो चीजें उतारनी है। और आप देखेंगे ज्यों ज्यों पैराग्राफ में कराता चला चलूंगा वैसे ही आपको जीवन जीने की कला भी सीखने को मिलेगी इनके माध्यम से। तो सबसे पहला पैराग्राफ आपके जीवन के लिए है, यानी कि अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो साहस से करनी है। ये नहीं कि भाई बस आज पढ़ लिया नहीं पढ़ना है, कल पढ़ लिया नहीं पढ़ना है, तो लोग भी क्या करेंगे, निंदा करेंगे और वह निंदा आपके ऊपर हावी होगी और भारी भी हो जाएगी। अगर आप साहस के तरीके से अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, आपको दृढ़ संकल्पित करना है कि नहीं तैयारी तो करनी है और इस बार हमें सीटेट में झंडे गाड़ने हैं। क्या कह रहा है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यानी कि इस पंक्ति का क्या आशय है, इस पंक्ति का आशय वह है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि जनमत की उपेक्षा करना। उपेक्षा का मतलब होता है किसी का क्या करना, अवहेलना कर देना, किसी की बात को ना मानना, किसी की बात को ना समझना। तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यानी कि दुनिया क्या सोचेगी, अरे चार लोग क्या सोचेंगे, हमें ये नहीं सोचना है, हमें तो सिर्फ अपने कर्म पथ पर चलते जाना है और हमें ना तो रुकना है ना तो झुकना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। इस पंक्ति का यही आशय है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। बहुत से लोगों ने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद होता है, यही एक कारण होता है कि उन लोगों ने दूसरों की ताने को नहीं समझा, दूसरों की बातों को नहीं सोचा कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे चार लोग। अरे चार लोगों का तो कहना है, वो तो कहते चलेंगे, अगर आप सोचेंगे कि वो क्या सोचेंगे तो उनका काम आप खुद कर रहे हैं। यानी कि उनके बारे में ना सोचना है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। जो मनुष्यता होती है, ह्यूमैनिटी होती है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर मनुष्यता पाई जाती है, तो उस मनुष्यता को प्रकाश कहां से मिलता है, ऐसे ही लोगों से मिलता है जो किसी की परवाह नहीं करते। जनमत क्या है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर हम भाई सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या हम सीटेट के बाद टीचर बनने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को दिखाई नहीं देते, हम पढ़ते रहते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, यार ये तो घर में घुसा रहता है। ये नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म की तरफ चलते रहना है, कर्म पथ पर चलना है। और क्या कह रहा है वह, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। और कह भी दिया उस पंक्ति में, अगली पंक्ति में, कि जो अड़ोस पड़ोस को देखते हैं, हाय पड़ोसी क्या कहेंगे। अरे पड़ोसी तो कुछ भी नहीं कहेंगे, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वो सबसे पहले मिठाई लेकर आएंगे, और अगर आप असफल भी हो जाएंगे ना तो सबसे पहले वही खड़े होंगे और वही आपसे कह रहे होंगे कि मुझे तो पता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे पड़ोसी ही कहेंगे, मुझे तो पता था कि आप होनहार थे। अरे आपके तो पांव हमने पालने में ही देख लिए थे कि आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। और वही लोग अगर आप असफल हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि मुझे तो पता था कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और मुझे तो पहले से इस बात का आभास था। तो पड़ोसियों के बारे में नहीं सोचना है। यही पंक्ति कह रहा है वह कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी हुई है यहां पर। कह रहा है कि जो बड़े काम करते हैं ना, जो जीवन में क्रांति लाते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने में, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने साबित किया, क्रांति लाए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना तो पड़ोसी की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, ना देखते हैं। कह रहा है ना इस पंक्ति में, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना एक साधारण जीव का काम होता है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी से करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन आप किसी दूसरे से मत करिएगा। आप जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो क्या कहने का मतलब है, इसका जो उद्देश्य है ना, इसका अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना एक साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मंदिम बनाते हैं। यानी कि पड़ोसी कुछ नहीं करना चाह रहा है, पड़ोसी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी दूसरे ट्रैक पर जा रहा है। तो आप भी अपनी चाल जो आपकी चल रहे थे, आप सीटेट की तैयारी कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। आपने पड़ोसी को देखा, चार आदमियों को देखा और उन चार आदमियों को देखकर, उन लोगों को देखकर आपने अपनी चाल को मंदिम का मतलब होता है धीमा। तो आपने भी क्या कर दिया, मंद कर दिया या धीमा कर दिया अपनी चाल को और आप भी क्या हो गए, उनके साथ चलने लगे। तो ये सबसे बड़ा आपका जीवन का विफलता का कारण बनेगा। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। यानी कि बहुत से ऐसे सपने होते हैं जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। भाई आप उन सपनों के माध्यम से किसी पड़ोस को ना तो समझा सकते हैं, ना पड़ोस वालों को खुश कर सकते हैं।
तो क्या हुआ, ये व्यवहारिक अर्थ नहीं हुआ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उससे बहुत रस लेते हैं। आपको लगता है कि हाँ, अगर मैंने जीवन में ये अचीवमेंट कर ली, ये पा लिया, तो जीवन में सब कुछ पा लिया। तो आपको क्या करना है, आपको भाई क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ का अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो जीवन में आपको क्या बनना है, साहसी बनना है। और साहसी मनुष्य बनेंगे तो उसके सारे लक्षण, सारे गुण इस पैराग्राफ में दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको अपने जीवन को जीना है। बताओ, पैराग्राफ समझ में आया? पैराग्राफ अगर आपको समझ में आया है तो चलेंगे प्रश्नों पर और फिर करेंगे प्रश्नों को। बताओ, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो सभी लोग भाई, देखें कौन कौन देख रहा है क्लास को। जी, मनीषा कुमारी जी औरंगाबाद से हैं आप, चलिए। सुधा, यस सर। रीमा यादव, पंकज, अर्चना, पूजा यादव, शबनम खातून, सभी का भाई स्वागत है। देख लीजिए, आपको समझ में आया, चीजें समझ में अगर आई हैं आपको तो चलते हैं प्रश्नों पर। ठीक, चलिए, बहुत शानदार, चलेंगे प्रश्नों पर। आइए, तो पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले हम लोगों का जो करने का तरीका है, पैराग्राफ को हम लोग पहले पैराग्राफ को समझ रहे हैं, अर्थों को समझ रहे हैं, उनके शब्दों के अर्थ को समझ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम चीजों को समझकर फिर कर रहे हैं। यानी कि हम पैराग्राफ को कर रहे हैं, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, उनके प्रश्नों के उत्तर पढ़ने के बाद दे रहे हैं। तो मेरा कारण मतलब कराने का तरीका यही है अभी प्रेजेंट टाइम में, कि मैं पहले पैराग्राफ को समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसके उत्तर करने हैं डायरेक्ट, ओके। फिर लेकिन जब एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे ना, तब हम आपको ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे, तरीके बताएंगे कि किस तरीके से आपको पैराग्राफ करने हैं, किस तरीके से चीजों को समझना है, और फिर करना है बिना पढ़े। तो बिना पढ़े भी करने सिखाऊंगा आपको। चलिए, तो अभी तो हमारे पास चीजों को समझने का समय है, तो हम समझ लेते हैं। तो भाई क्या कह रहा है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। आइए, इस पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे जल्दी से। स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कह रहा है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। अब बताइए आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत शानदार, सभी लोग प्रश्न का उत्तर करेंगे। क्या कह रहा है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, इसका आप उत्तर करेंगे। क्या होता है, समझौतावादी जिंदगी, सादगीपूर्ण जिंदगी, अवसरवादी जिंदगी, या साहस की जिंदगी। अरे मेरे भाई, पैराग्राफ में पंक्तियों ने स्पष्ट रूप में यह बात कही गई थी कि समझौतावादी, क्या अपने आप को जीवन में समझौते करने हैं कि नहीं नहीं ठीक है यार, जितना मिल गया उतने में मैं खुश हूं, मैं आगे क्यों सोचूं, मैं आगे क्यों कुछ करूं। तो ये समझौतावादी जिंदगी होती है। सादगीपूर्ण ये होता है, किसी ने कुछ कह दिया, चार लोगों ने कुछ कहा, आस पड़ोस के लोगों ने आपको राय दी, उस राय पर आप चल दिए, तो ये सादगीपूर्ण होती है। अवसरवादी जिंदगी का मतलब होता है कि आपको जीवन में अवसर मिलते चले जा रहे हैं। आप क्या है, आप अपने एक कहते हैं ना, राजतंत्र जो होता है, पिताजी हमारे राजा थे तो उनका पुत्र भी राजा बनेगा, राजकुमार बनेगा, ये एक अवसरवादी जिंदगी होती है। यहां पर आपने अपने आप से कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, अपने आप से कोई अचीवमेंट हासिल नहीं करी, कुछ भी आपने हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं जीवन में पाया किया। क्या किया आपने, सिर्फ ढर्रे, जो आपकी लकीर खींची गई थी उस पर आप फकीरों की तरह चलते रहे। तो ये क्या होती है, अवसर मिला, उस पर आपने काम किया। साहस की जिंदगी क्या होती है भाई, साहस की जिंदगी ही जीने के लिए पैराग्राफ में आपसे कहा गया था, और यही क्या होती है, सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। क्लियर। तो हमारे पहले का आंसर क्या हुआ, पहले का आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। तो पहले का डी सभी का सही है, बिल्कुल सर, सभी का सही है पहले का डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बताइए, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, या बिल्कुल लापरवाह होता है। अब आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। सेकंड का आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा। आपका स्टार्ट होता है समय अब। चलिए सर, सेकंड का ए होगा, सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है। और बताइए, और किसी की बात। भाई साहसी मनुष्यों की पहचान बतानी है आपको। पैराग्राफ पढ़ लिया था आपने, गलत नहीं करेंगे भाई। पैराग्राफ आपने बहुत अच्छे से समझा है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। क्लियर। बताओ क्या होगा भाई दूसरे का आंसर। देखो उसमें कहा भी गया था ना कि पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमने इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा करी थी और इस बात को बहुत ज्यादा फोकस भी किया था। इसमें कहा गया ना कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। बिल्कुल यही वाला एकदम साहसी मनुष्य की असली पहचान होती है।
क्या कि वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, उसके अंदर साहस है, आगे बढ़ने का जुनून है, जज्बा है, तो वो आगे बढ़ेगा, वह किसी और के बारे में नहीं सोचेगा, सदा आगे बढ़ने की सोचता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका पूरा आसार आपने जो समझा, उसका अर्थ जो था वो यही था, बिल्कुल लापरवाह होता है, बिल्कुल लापरवाह नहीं होता, वो बाधाओं से घबराता है, नहीं घबराता, सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है। बिल्कुल साहसी मनुष्य जब किसी की परवाह नहीं करेगा, लोगों की सोच की परवाह नहीं करेगा, तो आगे ही बढ़ेगा वो। तो हमारा इसका आंसर जो होगा, तो दूसरे का आंसर क्या बनेगा? सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलें। यह रहा आपकी स्क्रीन पर इस पैराग्राफ का तीसरा प्रश्न। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर करिएगा, बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और जहां समझाने वाली चीजें होंगी वहां पर हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास भी करेंगे और समझाएंगे भी। एक मैं जानकारी और दे दूं इस प्रश्न को पढ़कर, क्या है इस प्रश्न? दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोगों में होती है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वालों में, या सब लोगों की सलाह मानने वाले में? बिल्कुल गलत भाई, सब लोगों की सलाह मानते हैं क्या वो? या मनुष्यता को महत्व ना देने वाले? बिल्कुल आप बताएंगे, आपने पढ़ा है। और यहां पर क्या कह रहा है? पड़ोसी की बात का सिर झुकाकर मानने वाले। अब आप बताइए, मैंने एक तो काट दिया है, 3 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं, इसका भी आप लोग आंसर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए हमारे एडी लाइव एप्लीकेशन पर जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एडी लाइव एप्लीकेशन पर बैचेस चल रहे हैं, हमारे पैड बैच चल रहे हैं, आपके पैड बैच चल रहे हैं। सीटेट की अगर आप तैयारी करते हैं, सीटेट लेवल 1 लेवल 2 की तैयारी करते हैं, दोनों लेवलों की तैयारी के लिए आपकी 399 रुपए फीस अभी चल रही है। ये दिवाली ऑफर आप मान लीजिएगा। फीस तो 500 रुपए थी, लेकिन 399 कर दी गई है। और जो लोग हिंदी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जिनको हिंदी व्याकरण में प्रॉब्लम हो रही है, या सीटेट का सिर्फ हिंदी ही पढ़ना, उनको पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने तैयार है, या सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्पेशल पढ़नी है, तो हमारा हिंदी स्पेशल का बैच चल रहा है एक आपका। बहुत कम फीस में आपको हिंदी स्पेशल का बैच मैं करा रहा हूं, और बहुत शानदार तरीके से एडी लाइव एप्लीकेशन पर हिंदी करा रहा हूं मैं आपको। 199 रुपए का आपका ये बैच मैंने चलाया है। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको हिंदी यहां पर देखने को मिलेगी। कितने रुपए में? 199 रुपए में। तो भाई आप लोग चाहें तो इस बैच में जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एडी सर के नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये एडी सर का नंबर है 8517048600। ठीक, 8517048600। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इस बैच को परचेज करेंगे। बाकी हम क्लास के बाद में आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे, है ना। चलो भाई इसका आंसर करिए सभी लोग। इसका आंसर क्या किया आपने? इसका आंसर सर किया ए। सभी लोगों का आंसर आया ए, और बहुत शानदार आंसर आपने किया। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर मनुष्यता को, जो मनुष्यता को महत्व नहीं देगा, अरे मनुष्यता को महत्व देगा। अगर वो साहसी होगा, वह क्या करेगा? मनुष्यता को महत्व देगा। दूसरी बात, पड़ोस की बात सिर झुकाकर, तो तीनों नहीं, यानी कि ये तीनों नहीं, तो ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। तो ए वाले जितने भी लोग थे, बिल्कुल 100% 100% सही थे। तो आप लोग सभी लोग ठीक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? अंतिम पंक्ति में इसका अर्थ दिया गया था, इसका उत्तर दिया गया था अंतिम पंक्ति में, यानी कि पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर इसका उत्तर आपको देखने को मिला होगा। क्या कह रहा है? जिन सपनों में वास्तविकता होती है, क्या जिन सपनों में वास्तविकता होती है वहां पर रस लेता है, या जो सपने रसपूर्ण होते हैं उनमें लेता है, या जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता उनमें लेता है, या जो सपने साकार होते हैं उनमें लेता है? जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? बताओ जल्दी से भाई। रानी, मनीषा, नाजिम शेख, अंशु कुमारी, सुशीला मौर्य, नीरज, स्वाति, रानी, बताइए कौन कौन ए दे रहे हैं? छवि कुशवाहा, मुश्ताक आलम, क्या नाम है आपका भाई? मुस्तकीम आलम। चलिए भाई मुस्तकीम जी, स्वागत है भाई। चलो, के एम नेहरू कुमारी, रुकुम, अर्चना, गणेश, प्रिया, लाइफ चेंज मोटिवेशन, प्रिया, रीतू, प्रियंका, हीना, अर्चना, आर के गुप्ता, अनामिका, संगीता, आशुतोष, गौरव, नीतू। इसका मतलब यह है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। आप लोगों ने ए आंसर दिया।
आप लोगों ने ए आंसर दिया, मैंने जिनका नाम लिया, और कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं। भाई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप खुद में खुद। चलो आपको इसका उत्तर दिखाते हैं, आपको इसका उत्तर दिखाते हैं पैराग्राफ में। यानी कि जब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था, समझा रहा था, तो अब आपस में बातचीत में लगे हुए थे। महारथियों, वीरांगनाओं, वीरों, आप लोग क्या थे? आप लोग आपस में बातचीत में लगे थे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। अब उत्तर नहीं बदलोगे, अब कोई भी हमारा साथी उत्तर नहीं बदलेगा। जो आपने पहले उत्तर दे दिया ना, वही उत्तर रखना अब अपना। भाई इसका मतलब आप है कि आप दिमाग लगाकर चीजों को नहीं समझ रहे हो, दिमाग लगाकर चीजों को ना समझ रहे हो ना पढ़ रहे हो। तो फिर आप दोष देते हो टीचर का कि सर आपने तो समझाया ही नहीं था। चलिए बिहार से हैं निक्की जी, स्वागत है भाई बिहार वालों का। बिहार की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी आप धरती से जुड़े हुए हैं, सभी का इस तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं रोहित। आ जाइए, जुड़ जाइए इस सेशन में, और प्रतिदिन जुड़ना है आप सभी को। देखिए मैं टाइमिंग बता दूं, आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं मैं। टाइमिंग आपकी दो टाइमिंग है, एक 4 से 5 रखी जाए या 7 से 8 जो चल रही है इसी टाइमिंग पर आपको क्लास दी जाए। बताओ, टाइमिंग दो है हमारे पास, 4 से 5 मैं सोच रहा हूं टाइमिंग आपकी आज के बाद रखने की, या 7 से 8 ही रखी जाए। आप लोग बताएंगे, उसी तरीके से सारी चीजें मैं करूंगा। बताओ 7 से 8 की टाइमिंग सही रहेगी या 4 से 5 की? तो सभी लोग अभी कमेंट करेंगे किस टाइमिंग। इसका उत्तर जो होगा सी होगा। क्या होगा? जिन सपनों में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, क्या लेता है? साहसी मनुष्य उस सपनों में भी रस ले लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो चौथे का आंसर जो होगा वह होगा सी। चौथे का आंसर सी होगा भाई। ए वाले सभी लोग गलत, ए वाले सभी लोग गलत। चलिए मुस्तकीम जी, आप भी बिहार से हैं, भागलपुर से, स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। रानी कुमारी, मनीषा, 7 से 8, 7 से 8, 4 से 5, 4 से 5, गुंजन 4 से 5, 7 से 8, प्रिया 7 से 8, सपना कुमारी बिहार से हैं 7 से 8। चलिए तो मेजॉरिटी कह रही है कि 7 से 8 टाइमिंग रखी जाए। बाकी आपको क्लास हमारी सही टाइमिंग पर देखने को मिलेगी, हम डिस्कस करके आपको टाइमिंग क्लियर कर देंगे। बाकी आप क्या करेंगे, आप क्लास आएंगे तो देखेंगे यूट्यूब पर क्लास लग जाती है पहले से ही, तो आपको क्लास लगी हुई मिलेगी, उस टाइम पे आप जुड़ जाइए। बाकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन पर हमारी क्लास जो रहती है, एप्लीकेशन पर जो मैं थ्योरी करा रहा हूं हिंदी की, जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन पर, वह पढ़ाऊंगा मैं अब 3 से 4 एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं इसी थ्योरी के बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस करें 4 से 5। तो 4 से 5 प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए भाई। साथ ही साथ आप हिंदी को पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आप 2 घंटे में बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे हम भाई। आपकी बात तो सराखों पर हमारे रहेगी, बस जैसा भी आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप लोगों के लिए तो मेहनत ही कर रहे हैं, तो आप लोग जिस तरीके से सूटेबल कहेंगे उसी तरीके से कर लिया जाएगा। बिहार से हैं सभी लोग भाई, सुधा कुमारी जी बिहार से हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। आगे बढ़िए, 5वें प्रश्न पर चलते हैं। अब बताइए 5वां प्रश्न है, यानी कि आपको देखने को मिले 4 प्रश्न तो हमारे पैराग्राफ से पूछे गए थे, ये 5वां प्रश्न भी पैराग्राफ से आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए तो आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं, 851704 8600। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करेंगे। एडी सर का नंबर है, ये किसका नंबर है? एडी सर का नंबर है भाई। इसको आप क्या करेंगे यहां पर। और अगर किसी को किसी समस्या पड़ रही है, किसी तरीके की समस्या आ रही है आपके बीच, तो आप इस क्लास को खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। इस क्लास को खत्म करने के बाद आप सभी लोग कमेंट करेंगे और फीडबैक देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप करेंगे उसके नीचे कमेंट, मैं आपको खुद उत्तर दूंगा। ठीक, चलो सबके कमेंट के रिप्लाई मैं करूंगा। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह का काम है। किसका काम है भाई? क्रांति करने वाले लोगों को, जो अड़ोस पड़ोस देखकर चलते हैं, क्या क्रांति करने वाले लोगों का काम है, या साहसी लोगों का, या साधारण जीव का, या हिंसक लोगों का? बताइए, 3-4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर आप बताइए। चलिए 7 से 8 ही रखेंगे भाई, परेशान मत होइए। चलो किसका होता है भाई? साहसी लोगों का होता है। बहुत से लोग बी आंसर दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सफीरा, तब बी दे रही हैं आप। रूपा मलिक बी दे रही हैं, सपना कुमारी बी दे रही हैं, नितेश सी दे रहे हैं, मनीषा कुमारी डी दे रही हैं भाई, पुष्पराज बी दे रहे हैं, पंकज बी दे रहे हैं, गणेश बी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सभी लोग बी दे रहे हैं।
ए किसका आया? प्रियंका का आया। सी आया हीना साहू का। गुड इवनिंग रिया यादव, स्वागत है भाई। भाई मेरा नाम है रोहित, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग पवन कुमार जी, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है पवन जी। रिहा क्लास ये 7 बजे से स्टार्ट हुआ है, 8 बजे तक चलेगा। चलिए, सभी लोग बी दे रहे थे, अब सी वाले आंसर आने लगे। सी वाले आंसर आने लगे हैं। अरे भाई सी आंसर होगा। साधारण जीव आस पड़ोस को देखकर चलते हैं ना भाई। साहसी मनुष्य, क्रांति करने वाले मनुष्य आस पड़ोस को देखकर चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। आस पड़ोस को देखकर साहसी मनुष्य नहीं चलते हैं, आस पड़ोस को देखकर साधारण जीव चलते हैं। साहसी मनुष्य तो आप आस पड़ोस में क्या कह रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं लोग, कुछ मतलब नहीं उनको तो। वो तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, निडर रहते हैं, बेखौफ रहते हैं। आपको पैराग्राफ में ये पंक्तियां दी गई थी, तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया ना भाई, बहुत गलत बात है, आपने चीजों को नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं रिहा, कल से आप लोग 7 बजे मिलेंगे हमें, ठीक। चलिए 7 बजे आपकी टाइमिंग फिक्स करते हैं, 7 से 8। 7 से 8 आपकी टाइमिंग फिक्स कर दी मैंने यूट्यूब पर। और हमारी एप्लीकेशन पर क्लास होती है हिंदी की एप्लीकेशन पर क्लास होती है 3 से 4 होगी अब, ठीक है। या ये क्लास आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी लगी हुई, और ये भी क्लास आपको लगी हुई मिल जाएगी। क्लियर भाई? चलो, तो इसका आंसर क्या बना? साधारण जीव। इसका आंसर क्या बना? साधारण जीव। 5 प्रश्न हमने कर लिए, ये 5 प्रश्न हमारे पैराग्राफ से हुए। आगे हमको व्याकरण के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आ जाइए व्याकरण का प्रश्न करते हैं। अब यहां पर आप लोग टॉपिक समझेंगे कि व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, पैराग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे, एनालिसिस करेंगे हम कि इन टॉपिकों को भी हम समझेंगे, ठीक। चलो, तो क्या कह रहा है? निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो निडर शब्द जो होता है ना, ये आपके पैराग्राफ में भी दिया था। हम निडर हैं, कौन होते हैं? साहसी मनुष्य क्या होते हैं? निडर होते हैं, बेखौफ होते हैं। क्या होते हैं? निडर होते हैं, बेखौफ होते हैं, उनमें किसी का खौफ नहीं। तो समानार्थी बताना है। समानार्थी का मतलब होता है कि जो निडर का अर्थ है ना, जो निडर का अर्थ होता है बिना डरे, वही आपका क्या होगा? समानार्थी होगा। यानी कि जो शब्द आपको आंसर बताना है उसका भी अर्थ वही होना चाहिए जो निडर का अर्थ है। तो डरपोक, तो भाई डरपोक तो गलत हो गया। कायर भी गलत हो गया। भयभीत भी क्या हुआ? डरा हुआ। डरपोक तो डरा ही हुआ होता है। कायर क्या होता है? भाग जाना, किसी कार्य को छोड़कर भाग जाना, ठीक। तो वो तो कायर हो गया। भयभीत क्या होता है? डरा हुआ, ये भी हो गया। तो यहां पर निडर कहा गया है, यानी कि जिसको डर नहीं लगता वह कौन होता है? वह साहसी होता है। कौन सा होता है? साहसी। तो यानी कि हमारा समानार्थी जो हो जाएगा, छठे का आंसर क्या बनेगा? सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो सी वाले जितने भी लोग हैं सभी सही हैं। सी वाले सभी हमारे सी वाले ही आ रहे हैं। गणेश, गुंजन, रानी, मनीषा, आर के गुप्ता, अहमद, सभी लोग भाई सी कर रहे हो। सुधा कुमारी, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बिल्कुल कमेंट करते रहिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को पहली बार क्लास ले रहे हैं आप तो कैसा फील हो रहा है। बाकी हिंदी की आपकी स्पेशल क्लास भी चलती है, हिंदी व्याकरण भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल चलती है, और वह चलती है एप्लीकेशन पर, एडी लाइव एप्लीकेशन पर। वहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं हिंदी व्याकरण। मैंने वहां पर आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया है, वर्णमाला पढ़ाई है, संधि पढ़ा रहा हूं और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं। जो लोग वहां पर एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं हिंदी, जरा कमेंट कर दीजिएगा। काफी लोग हिंदी पढ़ते हैं एप्लीकेशन पर, यहाँ क्लास में है, गुंजन हैं, काफी लोग हैं जो वहां पर पढ़ते हैं। चलो मीनाक्षी जी धन्यवाद। आ जाइए, अब विलोम पूछता है। अब 7वें प्रश्न पर वो पूछ रहा है विलोम आपसे। क्या कह रहा है? विलोम बताइए। ताकत का विलोम बताना है आपको, विलोमार्थी या विलोम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्टा या विपरीत। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा या विपरीत होता है। तो आपको उल्टा या विपरीत बताना है। अब ताकत का क्या होगा? निर्बलता, अधिकार, शक्ति या क्षमता। बताओ क्या होगा? ताकत का क्या हो जाएगा? ए वाले आंसर दे रहे हैं। सुशीला मौर्य जी भी पढ़ती हैं भाई, कह रही हैं मैं भी पढ़ती हूँ। चलिए, अच्छा ही लगना चाहिए आपको। ताकत का बताइए भाई। क्या बता रहे हैं आप सभी लोग? कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। विलोम बताना है भाई, विलोम बताना है ना, ताकत का विलोम बताना है। देखो, ताकत का विलोम होता है निर्बलता, यानी कि जिसमें बल ना हो, निर्बल हो,
यहां पर क्या लगा है, निर्बलता, निरुपसर्ग लगा है, ता प्रत्यय लगा है, बल में, बल मूल शब्द है, तो निर्बलता क्या होता है, ताकत का विलोम होता है। शबनम खातून पढ़ती हैं एप्लीकेशन पर, तो जो लोग एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं वो फीडबैक दीजिए, बताइए कैसा पढ़ा रहा हूं मैं वहां पर, और क्या क्या टॉपिक आपको समझ में आए, कौन कौन से टॉपिक पर मजा आई है आपको, बताओ। चलो, अधिकार का विलोम क्या होगा, अनाधिकार होगा, अनाधिकार होगा, क्लियर। शक्ति का क्या होगा, छीड़ होगा। भाई शक्तिशाली मनुष्य क्या होता है, कमजोर भी कह सकते हैं आप, छीड़ता भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कमजोर या छीड़ता भी इसको कहा जा सकता है, क्लियर। पवन पुत्र जी भाई ए बता रहे हैं, सुधा कुमारी ए, निर्बलता, दुर्बल, कमजोर, बिल्कुल शानदार। नीतीश सिंह जी शानदार भाई। चलिए, तो क्या बताएंगे आप, ये बता सकते हैं छीड़ता होता है, इसका क्या होगा, इसका छीड़ता हो जाएगा। भाई शक्ति को छीड़ कह सकते हैं ना, छीड़ का मतलब होता है जिसमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन जो व्यक्ति होते हैं, शक्तिहीन भी कह सकते हैं। क्षमता का क्या कहेंगे, अक्षमता कह देंगे भाई, क्या कहेंगे, अक्षमता, जिसके अंदर क्षमता ना हो। तो ये आपके क्या हुए, ये विलोम हुए, ये सभी क्या है, ये सभी आपके विलोम है, उल्टे हैं। निर्बलता किसका है, ताकत का है, क्लियर। चलिए धन्यवाद भाई, धन्यवाद सभी को। गुंजन नाइस क्लास होता है, गुंजन कह रही है नाइस क्लास होता है। रिया कह रही हैं सर आप तो लाजवाब पढ़ाते हैं, धन्यवाद रिया। गुंजन धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे समझते हैं चीजों को। 8वां प्रश्न, आइए बेखौफ का अर्थ पूछ रहा है वह आपसे, वह आपसे पूछ रहा है बेखौफ का अर्थ बताइए। अब आपको इसका अर्थ नहीं पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, हमने जब आपको पैराग्राफ पढ़ाया था वहां पर बेखौफ का अर्थ बताया था जी। पुष्पराज भी पढ़ते हैं, शायद पुष्पराज ने आज ही एडमिशन लिया है, मुझे लगता है न्यू स्टूडेंट है पुष्पराज, आज ही एडमिशन लिया और आज ही इन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर हिंदी व्याकरण। चलिए, बेखौफ का अर्थ क्या होता है, भीत होता है, निर्भय होता है, संकित होता है, डरपोक होता है। अब बताइए, जो बेखौफ है, जिसे किसी बात का खौफ नहीं है, जैसे कि आप क्या खौफ है, आपको किसी बात का नहीं है, आप बिल्कुल बेखौफ हैं, तैयारी करिए बेखौफ, क्योंकि आपको सीटेट में आग लगा देनी है भाई। सीटेट में तो पूरे पूरे नंबर लाने हैं, टारगेट हमारा 130 का है इस एकेडमी का, और 120 प्लस से तो नीचे जाएगा ही नहीं कोई। इस तरीके से तैयारी करिए, बेखौफ होकर तैयारी करिए। जो डर गया वो घर गया, है ना, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बेखौफ होकर पढ़ाई करनी है। अब बताइए बेखौफ का क्या होगा, जिसको भय हो, भाई बेखौफ तो वही होगा ना, निर्भय, जिसको कोई भय ना हो, जिसको कोई भय ना हो। संकित, संकित का क्या अर्थ होता है, जो जिसके अंदर शंका हो, भाई संकित है ना। अब जिसके अंदर शंका, यार पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा सीटेट में, हिंदी में 15 के 15 आएंगे पैराग्राफ में कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस परिवार रेडी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आएंगे। डरपोक क्या होता है, डरपोक तो कौन होता है बताओ, डरपोक वो होते हैं जिनको डर लग रहा है, पढ़ना भी नहीं चाहते और डरते भी हैं, यार एग्जाम पास होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मेहनत तो करिएगा, पढ़ाई तो करिएगा, समय तो दीजिएगा, देखिए अपने आप निखर के आ जाएंगे आप सामने कि आपके अंदर से डर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये समझ गए आप। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। अब आपको शुद्ध रूप बताना है, अब आपको शुद्ध रूप बताना है। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, शुद्ध रूप मतलब होता है वर्तनी पूछ रहा है आपसे, शब्द का शुद्ध रूप पूछ रहा है, यानी कि वर्तनी पूछ रहा है। वर्तनी क्या होती है, शब्द को सही तरीके से लिखना ही वर्तनी कहलाती है, शब्द को सही तरीके से लिखना ही वर्तनी कहलाती है ना। कोई बात नहीं, आप बहुत वीक है ना, तो बहुत आप स्ट्रांग भी हो जाएंगे भाई, पढ़कर ही होंगे। ऐसा नहीं है कोई जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो अपने आप से सीख गए सारी चीजें, उन्होंने मेहनत करी। अगर आप वीक हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, ज्यादा चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ज्यादा चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा चीजों को सीखने में समय लगेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे, ये निश्चित है ना, सीख जाएंगे। चलिए धन्यवाद भाई। ज्योति देवी क्या कह रहे हैं, मेहनत के आगे किस्मत की औकात नहीं कि वो अपने सपने पूरे ना होने दे। बिल्कुल, तो देखिए शुद्ध रूप में यहां पर आपको पहली बात तो आपको वर्तनी पता होनी चाहिए। तो मध्यम ये लिखा है, मध्यम लिखा है, मध्यम लिखा है या मध्यम लिखा है, तो आप एक देखेंगे यहां पर ये गलत लिखा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, ये यहां पर धा होगा, है ना, ये यहां पर धा होगा। अब आपको सही पहचानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वर्तनी आपके पेपर में आती है पैराग्राफ के माध्यम से, तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट ये है कि वह वर्तनी जो दी गई होगी ना, वह कहां से दी गई होगी, वह गद्य या पद्य से दी गई होगी। अगर गद्य पद्य से पूछी गई है तो गद्य से दी गई होगी, ये यहां से शब्द उठाकर पूछा जाता है। तो एक चीज आपको मैं बताऊं, देखो मध्यम जो है वो सही तो यही है,
ठीक, लेकिन इसका कैसे सही है सर ये बता दीजिए। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ में ये शब्द कहां पर दिया गया था। पैराग्राफ में ये शब्द कहां पर दिया गया था और पैराग्राफ में बिल्कुल ठीक लिखा था। देखो पैराग्राफ में ये शब्द लिखा है मध्यम, और ये शब्द भाई पैराग्राफ अगर एग्जामिनर छाप के देता है, पेपर कराने वाला आपको पैराग्राफ छाप के देखा तो वो गलत टाइपिंग तो नहीं करेगा, यानी कि उसमें शुद्ध शब्द लिखा होगा, उसमें वर्तनी शुद्ध लिखी होगी। अब आपको अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आप पैराग्राफ के माध्यम से उसका आपने आपके दिमाग पर क्लिक करना चाहिए कि हाँ पैराग्राफ में ये शब्द दिया गया था और वहां पर शुद्ध लिखा हुआ था। तो मध्यम ये देखो शुद्ध लिखा है, और वही आपसे 8वां 9वां प्रश्न उसने कर दिया। क्या कर दिया भाई, बताओ कि मध्यम कैसा लिखा हुआ है, मध्यम कैसे लिखा जाएगा, मध्यम का शुद्ध रूप बताओ। तो मध्यम का शुद्ध रूप क्या होगा, मध्यम का शुद्ध रूप ये है। अब आप देखिएगा हमने यहां पर ठीक किया था ना, ये धा बना था यहां पर, ये सही है। क्लियर, थैंक यू भाई। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, सारी चीजें मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं मस्त से, तो भाई बिल्कुल पढ़ते रहिए। बाकी अगर और इंजॉय करना है ना आपको, मैं आपको एक सलाह देता हूं, बाकी पहली क्लास है, आप इंजॉय करिएगा। इंजॉय करके जब आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आता है, चीजें अच्छी लगती हैं, तो आप मेरी सलाह मानिएगा, आप स्पेशल हिंदी के बैच पर ज्वाइन करिएगा। 199 रुपए इसकी फीस रखी है भाई, इतने में तो रिचार्ज आप नहीं कराते होंगे, इससे तो ज्यादा रिचार्ज होने लगा, अब 249 का 300 रुपए का रिचार्ज होता है। इस क्लास में जुड़िएगा, और यहाँ पर मैं व्याकरण इतने शानदार तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, जो लोग पढ़ते हैं कि उनको तो बहुत मजा आ रहा है और सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ठीक, चलो बट क्वेश्चन में गलत दिया तब आंसर सही होगा। देखो क्वेश्चन में गलत दिया होगा तब तो आपको वर्तनी आनी चाहिए ना, वर्तनी तब तो आनी चाहिए। ये मध्यम लिखा है, ये मध्यम लिखा है, ये तो गलत लिखा है। ये मंदिम लिखा है, मंदिम नहीं होता, ये मध्यम लिखा है। अगर यहां पर इस दा में क्या होता, इस दा में क्या लगता, यहां पर हलंत लग जाता। यानी कि अब देखो ये जो लिखा है ना, समझ लो, इस शब्द को समझ लो भाई, आपके दिमाग पर आ रहा है तो समझ लो। ये अच्छा प्रश्न किया, समझ लेते हैं। कह रही हैं कि पैराग्राफ में अगर गलत लिखा हो तो फिर हम सही इसका आंसर कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, देखिए, तो ऐसे करेंगे भाई। देखो देखो मध्यम जो लिखा है, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और उस प्रश्न का उत्तर सभी हमारे महारथी बताएंगे। ये दा लिखा है और इसमें ये धा लगा है, यही तो इसका रूप दिया गया, इस दा का रूप इस तरीके से लिखा गया। अब कोई बताना चाहेगा महारथी कि सर ये वाला जो दा लिखा है इसमें आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है, दा आधा लिखा है या धा आधा लिखा है, बताओ जल्दी से कमेंट करो कि दा आधा लिखा है या धा आधा लिखा है। कौन सा इसमें से शब्द क्या लिखा है, आधा लिखा है, बताओ कौन सा शब्द आधा लिखा है, जल्दी से बताओ। आयोग तो वही सही मानेगा, ये तो टाइपिंग एरर है, ये हमारे टाइपिस्ट ने गलती करी है, उसमें सही लिखा होगा भाई, पेपर में बिल्कुल सही लिखा होगा। अगर पेपर में कुछ भी सही ना हो तो आप फिर क्या करेंगे, आप उसके आसपास का लगाएंगे, यही वाला ठीक लग रहा था, या आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर यहां पर हलंत लगा दिया तो टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है, ये पेपर का जब टाइपिस्ट टाइप करता है तो वहां पर वो धा लगाना भूल गया। हमने जो पूछा आप वो बताइए, फिर मैं समझा भी दे रहा हूं। चले, तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं, दा आधा होगा, है ना। तो यहां पर आप चीजों को देखेंगे, यहां पर जो ये दिया गया है दा, ये आधा है और ये धा पूरा है। क्या है, ये धा पूरा है और ये आधा है। यहां पर ये आधा लिखा है, यहां पर ये पूरा लिखा है। अब देखो यहां पर तो ये अलग लिख दिया गया, यहां पर क्या लिखा दिया, दा है ही नहीं कहीं पर, यहां पर दा का लोप हो गया है, और यहां पर दिया गया लेकिन यहां पर क्या नहीं लगा था, यहां पर हलंत नहीं लगा था, और हलंत लगा होता तो आधा दा लिखा जाता। तो ये क्या है, ये आधा दा है, ये आधा धा है। तो मध्यम को इस तरीके से भी लिखा जाता है, मध्यम को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर आधा हलंत नहीं लगा था। तो हमने यहां पर क्या किया, इस धा में इसको जोड़ दिया और ये आपका सही हो गया। क्यों इस रूप में लिखा, क्योंकि हमने पैराग्राफ में इस शब्द को पढ़ा था, पहले हमने पैराग्राफ में इस शब्द को पढ़ा था, तो हमारे दिमाग पे क्लिक किया कि मध्यम तो पैराग्राफ में इस तरीके से लिखा गया था, इसलिए ये इसका आंसर होगा। चलो, तो अब आप कमेंट करेंगे आप लोग कि आपके कितने 9 में से कितने सही हुए हैं। फिर हम लोग चलते हैं पद पर, पद पर 9 करा दिए हैं, अब आपके बचते हैं 6 प्रश्न, पद के बचते हैं 6 प्रश्न आते हैं 6। तो बताओ कितने भाई, ज्योतिपाल जी स्वागत है भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो अब बताओ मुझे आप कि आपने 9 में से कितने उत्तर ठीक किए हैं। सभी लोग कमेंट करिए 9 में से आपके कितने उत्तर आए हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे, फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे।
भाई सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक करिएगा। ये आपका कर्तव्य है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझा रहे हैं। देखो मस्त एकदम पैराग्राफ आया है आपके बीच, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, इसको भी पढ़ेंगे और समझेंगे। मस्त पैराग्राफ है। बताओ भाई कितने किए हैं? 9 में से 8 कर दिए, 7 कर दिए, 8 कर दिए, 9 में से 9 किए हैं गणेश ने, सुशीला मौर्य 8 किए हैं, गुंजन ने 9 में से 9 कर दिए हैं। ये सभी पढ़ रहे हैं हमसे। चलिए लाइक एंड शेयर, कोई बात नहीं, 5 के 5 आपके सही हुए, बहुत अच्छी बात है रिया। चलो अब शुरू करते हैं भाई इस पैराग्राफ को। तो इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं और इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं और इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को बताना है आपको। पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। देखो इसमें पैराग्राफ से उत्तर नहीं मिलते, ये हमें काव्यांश को या पद्यांश को समझना पड़ता है, इसकी फीलिंग्स, इसके आव भाव या इसका सारांश समझना पड़ता है। ठीक, चलो आओ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? चंदा तारों की सहज कांति। कांति का मतलब होता है चमक। कांति का मतलब होता है चमक या सौंदर्य। क्या होता है? कांति का मतलब होता है चमक या सौंदर्य। आप लिख सकते हैं सौंदर्य या चमक। तो बहुत से लोगों के चेहरे पर कांति होती है ना, चमक होती है, सौंदर्य होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर कांति होती है। तो चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में मुस्कान भरी, पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूं। यानी कि भारत माता के ऊपर ये पंक्तियां लिखी गई हैं। ये पंक्तियों का पूरा जो है सार जो निकल कर आ रहा है वह भारत माता का निकल कर आ रहा है। क्या कह रहा है? चंदा तारों की सहज कांति, यानी कि चंदा और तारों के सहज कांति का मतलब है कि चंदा तारों की सहजता से जो चमक है, जो सौंदर्यता है, उसकी बात करी गई है। और नदियों में मुस्कान भरी, तो जो भारत माता में नदियां बह रही हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, इनमें क्या है? मुस्कान भरी हुई है। इनमें क्या है? इनमें मुस्कान भरी हुई है। और पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, यानी कि जो पवन झकोरे हैं ना, जो हवा चल रही है, जो पवन चल रहे हैं, जो हवा चल रही है, वो क्या है? वही कह रहा है क्या कि पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, यानी कि खेतों में जो फसल लहला रही है ना, जो फसल खेतों में लहला रही है, वह क्या है? वही तो दौलत है, वही तो दौलत बिखरी है। आगे क्या कह रहा है? पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है ये जीवन निखरा। और पग पग, पग पग मतलब रास्ता होता है, पग मतलब पैर होते हैं। तो पग पग मेरा विश्वास भरा, क्या भरा है? पग पग मेरा विश्वास भरा, ये जीवन निखर, ये क्या है? हाँ यहां पर दिया, पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है ये जीवन निखरा। तो तप कर कर जो जीवन निकाला ना, किसान खेती करता है, तप करता है ना, हर जगह तप करना पड़ता है। तो तप से क्या है? पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है जीवन निखरा, कर्म का पाठ सतत पढ़ाती, यानी कि हमें कर्म करते रहना है, हमें जीवन में कर्म करते रहना है। और जो लोग कर्म करते हैं वह फिर फल की इच्छा ना कर कर वह किसी दूसरे को नहीं कोसते हैं। क्या करता है? प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूं। और भारत माता क्या करती है? पाठ पढ़ाती है। चले आगे क्या कह रहा है? मैं ब्रज सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूं। अनायास का मतलब है बिना किसी प्रयास के, अनायास का मतलब है बिना किसी प्रयास के। तो क्या कह रहा है? मैं वज्र सदृश, यानी कि मैं बहुत विशाल, वज्र का मतलब है विशाल, मैं बहुत विशाल, अदृश्य, अदृश्य का मतलब सदृश्य मतलब दृश्य सहित। तो मैं ब्रज सदृश विपदाओं, विपदाओं मतलब कठिनाइयों को अनायास सह लेती हूं। कौन सहता है? भारत माता सहती है। भारत माता की तो बात कही गई है। तो क्या करता, कह रहा है कि विपदाओं को अनायास बिना प्रयास के सह लेती हूं, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूं। सुधा मतलब होता है क्या? सुधा मतलब होता है पीयूष, पीयूष मतलब होता है अमृत। तो सुधा मतलब क्या हुआ? अमृत। सुधा का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? अमृत। पीयूष क्या है? पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची तो पढ़े हो, पर्यायवाची तो जानते हो। तो सुधा दान कर, यानी कि अमृत दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूं। और ये धरती माता है जो हमारी भारत माता है, ये औरों को तो क्या करती है? अमृत प्रदान करती है और खुद क्या है? विष पीकर मुस्काती है। धीरज का पाठ पढ़ाती हूं, गौरव का मार्ग दिखाती हूं। धीरज रखिए जीवन में, धीरज के साथ ही जीवन को जिए। और क्या है? गौरव का मार्ग दिखाती हूं। सहज बोध मैं सहज शक्ति,
सुविवेकी भारत माता हूं। और मैं क्या हूं? विवेकशील भारत माता हूं, सुविवेकी भारत माता हूं। कोई बात नहीं, नेट स्लो चल रहा है, समझिए चीजों को। तो यहां पर ये आपने भारत माता के बारे में पंक्तियां पढ़ी, बताओ समझ में आया? तो ये जो काव्यांश दिया गया है, पद्य की पंक्तियां दी गई हैं, ये आपको क्लियर हुई? अब इनके प्रश्नों पर चलेंगे और प्रश्न कर लेंगे, फिर आज की क्लास को विराम की ओर ले चलते हैं। बताओ ये समझ में आया? बिल्कुल, नेचर जी धन्यवाद भाई। कृष्णा सरोज जी, भाई लो आपका भी नाम ले लिया, कृष्णा सरोज का भी नाम लिया। चलिए, पवन कुमार जी लिख रहे हैं, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। बहुत शानदार पंक्तियां लिखी हैं पवन जी आपने। चलिए, समझ में आ गया सभी को? भाई कृष्णा सरोज जी, मैंने आपका नाम लिया, ठीक? सभी को समझ में आया? बताइए। चलिए, अब चलते हैं इनके प्रश्नों पर। आइए, प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न यानी कि 10वें नंबर का प्रश्न है और इस काव्यांश का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? पढ़ेंगे सभी लोग और उत्तर करेंगे, पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलो, क्या कह रहा है? यहां की नदियां, हवा, यहां की नदियों और हवा में क्या है? बताओ, यहां की जो नदियां हैं और हवा है उनमें क्या है? बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अर्चना कुमारी जी धन्यवाद। चलो, क्या है बताओ? कटुता का भाव है, या मुस्कान और दुलार है, या जल और नमी है, या दुस्साहस और सुंदरता है? बहुत अच्छे से आपने पंक्तियों को पढ़ा है और आपको उत्तर भी दिख रहा है, बहुत आसानी से आप इसका उत्तर बता देंगे। बी आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से आपने। बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। तो 10वें का बी, तो बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। मुस्कान है, नदियों में क्या? मुस्कान भरी, और हवा में क्या? दुलार है। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताएंगे आप इसका उत्तर कि खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? तो खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? खेतों में फसल लहला रही है, हमने आपको बताया था, या खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, या खेतों में फसल सूख रही है, या खेतों में धन गड़ा है। अब भाई खेतों में धन थोड़ा गड़ा होता है, ये तो गलत है। या खेतों में फसल सूख रही है, तो फिर दौलत बिखरी का क्या मतलब? फसल सूख गई है, फसल खराब हो गई है, तो दौलत तो नहीं है, वो तो दौलत खराब हो गई है ना। खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, ये भी गलत। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। तो ए वाले जितने लोग हैं सभी भाई साहब बिल्कुल ठीक हो आप। खेतों में फसल लहरा रही है, और ये मैंने आपको बताया भी था जब मैं पंक्ति का अर्थ बता रहा था, पंक्तियों का अर्थ बता रहा था, तो बिल्कुल आपको बताया भी था। चलो, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? बताओ, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? सुविवेकी क्यों कहा गया? यानी कि विवेक सहित, जो विवेक सहित हैं भारत माँ, उन्होंने खुद कहा है मैं सुविवेकी हूं। क्यों हूं उसका आपको कारण बताना है। क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती हैं, क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती हैं, क्योंकि वह धैर्य गौरव का पाठ पढ़ाती हैं, क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्कुराती हैं। अब सुधा क्या वो पी रही थी क्या? वो तो विष पी रही थी। तो चौथा वाला आंसर बिल्कुल गलत। यहां पर निगेटिव देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि निगेटिव क्या है, ठीक? क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती हैं, ये भी गलत। हमारे पास बचते हैं 2 आंसर। क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक है, अरे भाई वर्षा करवाने की बात ही नहीं हो रही थी, तो ये भी गलत। अब हमारे पास बचता है सी, क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं हम लोगों को, इसीलिए वह क्या है? सुविवेकी हैं। आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। सी फॉर चेन्नई सही था। अब बताएंगे आप सभी लोग कि किसके पग में विश्वास भरा। अब किसके पग में विश्वास भरा है ये आपको बताना है। तो खेतों के पग में, या बागों के पग में, या मनुष्य के, या भारत माता के? आंसर बताएंगे आप लोग। आपके पास समय स्टार्ट होता है, 10 सेकेंड का समय है, जल्दी से आप लोग बताएंगे सभी लोग आंसर। चलिए, चलिए बहुत शानदार। भारत माता के, यानी कि डी फॉर दिल्ली वाले जितने थे, देहरादून वाले थे भाई, सभी लोग बिल्कुल ठीक हो आप लोग। तो भारत माता के ही पग में विश्वास भरा है, ठीक? खेतों की बात नहीं थी, बागों की बात थी नहीं, मनुष्य की बात भी नहीं थी। आइए अब बात करते हैं, यहां पर अलंकार पूछा गया है। यहां पर क्या पूछा गया? अलंकार। चंदा तारों की सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है। यानी कि अलंकार पढ़ने के लिए आपको अलंकार आना चाहिए। अलंकार के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, अलंकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
शब्दालंकार अर्थालंकार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, चंदा तारों की सहज कांति में निहित अलंकार है, यमक है, उपमा है, रूपक है या अनुप्रास है। अब चंदा तारों की सहज कांति, कांति का मतलब था भाई सौंदर्य, क्या था सौंदर्य, यानी कि तुलना तो करी गई यहां पर, चंदा तारों से तुलना करी गई है, यहां पर क्या की गई है, तुलना करी गई है। तो जहां पर एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करी जाए वहां पर क्या होता है, उपमा होता है, उपमा होता है ना। तो जहां पर किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करी जाती है, जहां पर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर निहित होती है तुलनात्मक भाव से, वहां पर क्या होता है, वहां पर उपमा होता है, और यहां पर उपमा ही अलंकार दिया गया है। बाकी विस्तृत रूप में पढ़ने के लिए हम आपको विस्तृत रूप में व्याकरण में पढ़ाएंगे, और एप्लीकेशन पर हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है। क्लियर, ठीक, समझ में आया। एक वस्तु की तुलना, चंदा तारों की तुलना करी गई है, सौंदर्यता के बारे में बताई गई है। तो यहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करी जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे भाई उपमा अलंकार होता है। क्लियर भाई, आ जाओ। अब आइए, प्रखर का अर्थ नहीं है, यानी कि हमें इस पर बहुत विशेष गौर देना है पूरे सीटेट पेपर में। नहीं का मतलब हो जाता है पूरा अर्थ बदल जाता है, प्रश्न का पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। यानी कि प्रखर का अर्थ नहीं पूछ रहा है, तो प्रखर का अर्थ कौन सा इसमें नहीं है ये आपको बताना। यानी कि 3 होंगे, 1 नहीं होगा, 3 होंगे, 1 नहीं होगा। प्रखर का अर्थ क्या है, प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र और सहनशील। अब बताइए कौन सा होता है, चलो भाई बताओ जल्दी से सभी लोग। बिल्कुल, इसके बाद हिंदी पेडागोजी की क्लास होगी एडी सर द्वारा। तो जो लोग हिंदी पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं वह एडी सर द्वारा हिंदी पेडागोजी की क्लास, इसके जस्ट बाद है हिंदी पेडागोजी की क्लास। ठीक, हिंदी पेडागोजी की क्लास, हिंदी पेडागोजी की क्लास एडी सर की है। इसके बाद आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन करेंगे। चले, तो क्या है भाई, देखो प्रखर का होता है प्रचंड, बिल्कुल सही है। तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, प्रखर मतलब होता है तेज। कुशाग्र क्या होता है, कुशाग्र भी होता है तेज, कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं ना, तेज बुद्धि के। लेकिन सहनशील भाई यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें सहनशील अलग अर्थ प्रदान कर रहा है और प्रखर अलग अर्थ प्रदान कर रहा है, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो इसमें अर्थ नहीं पूछा गया था, तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बताओ कितने सही किए, बताओ 6 में से कितने ठीक किए, 6 में से कितने ठीक किए। फिर एक आपको जानकारी दे देता हूं, एक जानकारी दे देता हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर भाई जानकारी। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वह आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ये रहा नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, कहिएगा हिंदी स्पेशल बैच में जुड़ना है, आपको जोड़ दिया जाएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। और हमारा ऐप जो है एडी लाइव ऐप, एडी लाइव ऐप आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पर भी इस बैच की आपको मिल जाएगी। 6 में से 6 किया है आप सभी लोगों ने। और सीटेट के बैच चल रहे हैं भाई, सीटेट प्राइमरी और जूनियर के बैच चल रहे हैं, उसकी फीस 399 रुपए है। कितनी भाई, 399 रुपए ऑफर फीस है सीटेट की। जो लोग पूरा बैच लेना चाहते हैं, जो पूरी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पढ़ सकते हैं। जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं सभी एग्जाम के लिए, उनके लिए फीस मात्र 199 रुपए है, वह हिंदी पढ़ सकते हैं आप, स्पेशल हिंदी। यहाँ पर मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत विस्तृत रूप में पढ़ा रहा हूँ। यानी कि संधि की क्लास में कम से कम आपकी वर्णमाला आपकी 8-9 क्लासेस में खत्म करी और बहुत शानदार तरीके से खत्म करी। कोई बात नहीं, ये गलत हो गया, चलिए बहुत शानदार, आपने बहुत अच्छे तरीके से 5-6 किए हैं। अंजलि कुमारी, अंजलि जी सभी का स्वागत है भाई। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे। सभी लोग क्या करेंगे भाई, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे। क्लास के बाद करेंगे, अभी कमेंट आपके चले जाएंगे, लाइव सेशन है। और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करेंगी। रितु कुमारी हो गई, रिया हो गई, जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट करेंगे क्लास के बाद। और क्या है, क्लास के बाद बताएंगे आपको, पहली क्लास थी आज सीटेट की, तो आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी लोगों का। तो आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। ये आपको बैच अगर परचेज करना है हिंदी का, तो आप हिंदी का बैच परचेज कर सकते हैं, मात्र 199 रुपए फीस है। ठीक, और सीटेट का 399 रुपए का बैच चल रहा है। कोई भी बैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो करिए। डेमो जरूर देखिएगा, ठीक है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं डेमो देखिएगा। डेमो खुले हुए हैं, 2 डेमो आपके खुले हुए हैं, एप्लीकेशन पर जाइए, डेमो देखिए, मजा आ जाएगा। अगर मजा आता है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, ठीक है, मजा आया सभी को। क्लास के बाद आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग। छवि कुशवाहा, एमडी जी, चलिए एमडी रिजवान आलम भाई, धन्यवाद आपका, बेस्ट टीचर हिंदी। चलिए, वेरी नाइस, सभी को अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए
चलिए एडी सर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, लीजिए भाई। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों की आज से हिंदी पेडागोजी की क्लास भी शुरू हो रही है। अभी आप लोग गद्य पद पढ़ रहे थे। हिंदी में जो हमारा 30 नंबर का पोर्शन है, 15 नंबर का पोर्शन जो है वो सर देख ही रहे हैं, यानी गद्य और पद्य वाला, जिसमें व्याकरण का पोर्शन पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों की आज आज तो हिंदी पेडागोजी है, इसके बाद में आपको ईवीएस पेडागोजी में कराऊंगा। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए सीडी परिवार से, वो लोग जुड़ जाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा सर के क्लास का, क्योंकि बहुत दिन बाद सर ने अपनी क्लास शुरू की है। अब क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। कल की टाइमिंग इनको बता दी, कल 7 बजे से ही, चलो ठीक है। तो कल की टाइमिंग जो है वो डियर फ्रेंड्स आप लोगों की 7 बजे ही है, ठीक है। 7 बजे रखिएगा, मस्त क्लास है। इसके बाद में आप लोगों को मेरी क्लास मिलेगी और दोपहर 12 बजे मैथ्स की क्लास होती है। इसके बाद में एप्लीकेशन पे क्लास चलती हैं। सर का स्पेशल बैच ज्वाइन करना है, आप लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, यूपी है, बिहार है, जहाँ हिंदी आता है। तो अगर आप हिंदी अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं 5 मिनट बाद। हाँ, एप्लीकेशन पर 4 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।